सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमित गहराई के एक विमीय वर्ग विभव कूप में जब कण होता है तो उसकी क्या क्या ऊर्जाएं होती है और किस तरीके से उसका फलन होता है। तो सबसे पहले हम परिमित गहराई का जो एक विमीय विभव कूप होता है उसकी कैसी संरचना होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो विभव कूप है उसकी गहराई क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने जो विभव कूप है उसकी गहराई जो है वो V नोट मान लिया। यहाँ पे ये जो रीजन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। x की वैल्यू -∞ से -a तक जब अपन चलते हैं तो विभव का मान जो है वो 0 है। इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखे हैं तो ये ऊपर वाली टर्म आती है कि x की वैल्यू -a से कम है तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। फिर सेकेंड टर्म आती है कि x की वैल्यू जब -a से a के बीच में है, इस वाले रेंज में है, तो पोटेंशियल की वैल्यू -v नोट है। और थर्ड रीजन x की वैल्यू जब a से ज़्यादा है तो पोटेंशियल का मान 0 है। तो -a से a तक विभव का मान -v नोट है, नेगेटिव में है। तो इस तरीके से परिमित गहराई के जो विभव है उसको परिभाषित अपन कर सकते हैं। तो विभव की चौड़ाई कितनी है, 2a यहाँ से यहाँ तक, और गहराई है v नोट। अब इसमें मान लेते हैं कि एक कण है m द्रव्यमान का, वो इस विभव कूप में कुछ एनर्जी लेके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है इस विभव में देखें तो इससे ऊपर होगी तो धनात्मक होगी, लेकिन क्योंकि कण इस विभव कूप में परिबद्ध है इसलिए जो विभव कूप के अंदर यदि कण होगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो माइनस में E होगी। सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण की। तीनों रीजन्स में क्या क्या श्रोडिंगर समीकरण होगा। श्रोडिंगर समीकरण में ये जो इक्वेशन है साथ में इसमें माइनस का v नोट और आता है विभव। फर्स्ट रीजन में विभव का मान 0 है तो यहाँ पे विभव का मान जैसे ही 0 रखेंगे ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। एनर्जी क्योंकि कण विभव कूप में परिबद्ध है इसलिए इसकी जो ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक होगी। तो फर्स्ट रीजन में ये इक्वेशन हमें मिलती है। इसी तरीके से सेकेंड रीजन में जो इक्वेशन मिलेगी हमें, श्रोडिंगर समीकरण मिलेगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। और थर्ड रीजन में इस तरीके से होगी। v का मान यहाँ पे हमें रखना है। श्रोडिंगर समीकरण किस तरीके से लिखते हैं इसकी बात हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं इसमें इक्वेशंस के अंदर, इन कॉन्स्टेंट्स को कुछ अलग नाम देंगे। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला कांस्टेंट है उसको तो हम बोल रहे हैं अल्फा, जिसकी वैल्यू होगी 2m/h², एनर्जी का होल का अंडर रूट, और बीटा कुछ इस तरीके से होगा। अब तीनों रीजन्स में अपने पास श्रोडिंगर समीकरण आ गया। श्रोडिंगर समीकरण में जो नियतांक है उनकी जगह पे हम अल्फा और बीटा रिप्लेस कर दें तो इस तरीके से हमें तीनों रीजन्स में श्रोडिंगर समीकरण मिलती है। ये अवकल समीकरण है और इनका हल हमें पता है ही किस तरीके से निकालते हैं। तो तीनों रीजन्स में यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 इक्वेशंस हमें मिलती है तीनों रीजन्स में। अब यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं A, B, C, D, F, G, इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट रीजन में हम जाते हैं तो यहाँ पे विभव जो V है उसका मान कण की एनर्जी E से अधिक है तो कण इस वाले रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसी तरीके से थर्ड वाले रीजन में भी कण एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि कण की ऊर्जा विभव का जो मान है, विभव की जो ऊंचाई है उससे कम है। यहाँ पे एनर्जी E है, पोटेंशियल कुछ ऊंचा है, यहाँ हाइट ज़्यादा है, तो इस रीजन में कण एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो तरंग फलन इन रीजन्स में सुपरिभाषित हो, इसके लिए ज़रूरी है इस वाली टर्म में यदि अपन देखें ये वाला रीजन कहाँ पे, x लेस देन -a पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये मान लो माइनस में इन्फिनिटी लेते हैं
माइनस में इन्फिनिटी लेते हैं तो इस वाली टर्म में, ये जो बी वाली टर्म है, उसमें यदि माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो देखें क्या होता है, एल्फा माइनस इन्फिनिटी। ये जो माइनस है वो और ये दोनों कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, और इस केस में जो तरंग फलन है वो अनंत हो जाएगा। तो तरंग फलन इनफाइनाइट नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली रीजन में तरंग है उसमें ये वाला पार्ट, और थर्ड वाली रीजन में ये फर्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि x की वैल्यू जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इस केस में फर्स्ट टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी और तरंग फलन अनंत नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें भी जो कांस्टेंट f है उसको शून्य रख देंगे। तो दो कांस्टेंट कौन कौन से, b और f, दोनों को हम तरंग फलन की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग शून्य रख देते हैं। तो हमें जो नए तरंग फलन मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। फिर ये जो तरंग फलन आए हैं उन पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, तरंग फलन की सततता वाला फर्स्ट रीजन में, और सेकेंड रीजन में जो तरंग फलन होंगे वो नियत सतत होंगे, साथ ही उनका अवकलज है वो भी सतत होगा। इसी तरीके से x इक्वल्स टू a पे सेकेंड रीजन का तरंग फलन और थर्ड रीजन का तरंग फलन सतत होंगे, और उनका जो अवकलज होगा और प्रवणता होगी तरंग फलनों की वो भी सतत होगी। ये कंडीशंस हम इन ऊपर वाले समीकरणों पे यदि अप्लाई करते हैं तो देखें, पहले वाली जो कंडीशन है x इक्वल्स टू माइनस ए, यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिलेशन हमें मिलता है। ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये रिलेशन मिलता है। ये x प्लस ए के ऊपर सेकेंड और थर्ड जो इक्वेशन है उनको इक्वल करते हैं तो ये रिलेशन मिलता है। इसी तरीके से ये कंडीशन लगाते हैं तो फोर्थ रिलेशन मिलता है। इस तरीके से बाउंड्री कंडीशन से हमें 4 रिलेशंस मिलते हैं। अब यहाँ पे इन चारों इक्वेशंस को हमें जोड़ के घटा के कुछ रिलेशंस निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को जोड़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है। इसी तरीके से अगले स्टेप में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है। तो 4 इक्वेशन इनको जोड़ने घटाने से हमें और मिल जाती है। अब देखें, a प्लस जी इस वाली इक्वेशन में आ रहा है, a प्लस जी इस वाली इक्वेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट d जीरो नहीं हो और a प्लस जीरो नहीं, g जीरो नहीं हो, तो इस नीचे वाली समीकरण में इस ऊपर वाली समीकरण का भाग दें तो ये रिलेशन हमें मिलता है। इसी तरीके से a माइनस जी c नॉट इक्वल्स टू जीरो और a माइनस जी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, उस केस में हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन का भाग दें तो हमें एक और रिलेशन मिल जाता है। तो 2 रिलेशंस हमें मिल गए। ये जो दोनों रिलेशन आए हैं वो अबीजीय समीकरण है और इनका जो सॉल्यूशन है वो हम ग्राफीय विधि से निकालते हैं। तो 2 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन कि c जीरो हो और a माइनस जी जीरो हो तो a इक्वल्स टू जी हो जाएगा। इस स्थिति में जो हमें हमारे पास में ये 4 समीकरण आए थे, ये 4, तो क्या समीकरण की बात हो रही है? बात हो रही है c जीरो हो, c जीरो होगा तो ये वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, साथ ही g किसके बराबर हो, a के, तो g की जगह पे भी a लिख देंगे। इस स्थिति में जो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन में तरंग फलन मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, और ये जो तरंग फलन है वो सम तरंग फलन है, क्योंकि x की जगह पे यदि माइनस एक्स रखते हैं तो भी हमें वही समीकरण मिलता है। रीजन सेकंड में जो तरंग फलन होगा वो सम फलन होगा। तो ये जो हल होते हैं उनको हम
सममित अवस्था कहते हैं। और इसको यदि हम प्लॉट करते हैं, चित्रित करें सम फलन को, तो उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। ग्राउंड स्टेट में जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में यदि कण होगा तो उसमें जो तरंग फलन की शेप है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे हमने बात की है किसकी, सम फलन होगा तो किस तरीके से उसकी शेप होगी। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट तरंग फलन की। नेक्स्ट तरंग फलन में d की वैल्यू 0 कर दें और a की वैल्यू g की वैल्यू किसके बराबर कर दें, -a के। तो उस स्थिति में इन समीकरणों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, d की वैल्यू 0 और g की जगह पे -a। तो जो हमें तरंग फलन इस केस में मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और ये जो तरंग फलन है उनको हम विषम फलन कहते हैं, क्योंकि x की जगह पे सेकेंड रीजन में x की जगह पे यदि -x रखते हैं तो इसमें माइनस साइन बाहर आता है। तो ये जो हल होंगे वो नेगेटिव साइन देंगे, विषम फलन होंगे। और विषम फलनों की जो शेप है वो देखें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो कुछ इस तरीके से शेप होगी, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट यदि होगा कण का तो कुछ शेप है वो इस तरीके से होगी। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, एनर्जी आइगन वैल्यूज की। ऊर्जा के क्या क्या मान हो सकते हैं इन अवस्थाओं में। तो हमारे पास दो फलन आए हैं, एक तो सममित फलन है और एक असममित अवस्था के अंदर फलन है। तो सममित अवस्था के अंदर फलन ये है और असममित अवस्था के अंदर फलन ये है। इन दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्या करें, अल्फा ए को तो मान लें x के बराबर और बीटा ए को बराबर मान लें y के। तो ये जो सममित अवस्था वाला फलन है वो उसको इस तरीके से, और असममित अवस्था वाला जो फलन है उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा। अब अगले स्टेप में जो हमने x लिखा है और y लिखा है उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। x का स्क्वायर और y का स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो डिपेंड किसके के ऊपर करती है, विभव की गहराई v0 और उसकी चौड़ाई a के ऊपर। और ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है उसको बराबर मान लेते हैं हम गामा के। अब ग्राफीय विधि से इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ग्राफीय विधि से सम अवस्था के लिए अलग तरीके से प्लॉट होगा और विषम अवस्था के लिए अलग तरीके से प्लॉट होगा। तो हमने क्या किया है, x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। इसमें y की जब tan y को प्लॉट करें tan के फलन को तो ये कुछ इस तरीके से आता है, आगे भी कुछ इस तरीके से। अब इसमें x के स्क्वायर और y का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा था, गामा के स्क्वायर के। तो ये सर्किल की डेफिनेशन है और इस कर्व में यदि अपन सर्किल्स बनाएं, गामा इक्वल्स टू 1, गामा इक्वल्स टू 3, गामा इक्वल्स टू 5 या कोई सी भी वैल्यू लेके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो हमने सर्किल की इक्वेशंस बनाई है गामा इक्वल्स टू 1 पे इस कर्व को यहाँ पे काटती है। तो ये जो कटान बिंदु होगा वो हो इसका एक सॉल्यूशन होगा। गामा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे और उसकी गहराई के ऊपर। और x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कण की एनर्जी के ऊपर। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।